कि मैं यहां से सुरक्षित घर वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। सवाल इस बात का है कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे हिसाब मांगेंगी। आगरा के लोगों, आप 30 साल से ये भीम जयंती मना रहे हो ना, आप 30 साल से इसलिए मना पा रहे हो क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मसीहा है। और इसी आगरा में उसने एक चेतावनी दी थी, पुराने लोग जानते होंगे। उस चेतावनी को दोहराऊं क्या? जानते हैं ना वो चेतावनी क्या थी? किसने धोखा दिया डॉक्टर अंबेडकर को? समझदार को। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक पहुंचाया हूं। आगरा के लोगों, रील्स देखते हो ना, इसकी रील्स बना के गांव गांव पहुंचाना, क्योंकि उधर से भी गांव गांव एक रील्स पहुंच रही होगी। मैं बचपन में नाली के गैस से चाय बनाया था, अगर उससे चाय बनती तो सिलेंडर 1000 रुपया क्यों होता? इसलिए तर्क और वैज्ञानिकता का नाम है डॉक्टर अंबेडकर, अंधविश्वास और पाखंड का नाम अंबेडकर। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं, डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी। मसीहा पुरखा क्या कह के गया है सुनना अंबेडकर वालों। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक पहुंचाया। बताइए पुराने जितने लोग हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य है कि नहीं है? बताइए ये लिखा है कि नहीं? किसके लिए लिखा था कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक पहुंचाया हूं? इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, इसे पीछे मत जाने देना। आगरा के लोगों, भीमनगरी के लोगों, एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना। क्या बाबा साहब अंबेडकर का कारवां मीलों पीछे नहीं ले जाया जा रहा है? बताओ, झूठ बोल रहा हूं? आरक्षण 2 जगह लागू है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। सरकारी शिक्षा का जवाब मुझसे मांगे। नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई, 45,000 देश में डिग्री कॉलेज सरकारी थे। अगले 20 साल में 2047 तक उनको कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी बनाई गई है। गूगल कर लेना, थोड़ा गूगल करके पता चलेगा कि जब नए स्कूल और डिग्री कॉलेज खोलने थे तो देश की पॉलिसी बनी है कि सरकारी डिग्री कॉलेज बंद किए जाएंगे। बताओ, ये अंबेडकर के सपनों का भारत है? आपके जिले में जितने सरकारी स्कूल बने हुए हैं, आपकी जेब में अगर पैसा है तो ईमानदारी से बताओ, अपने बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में भेजोगे? सच सच बताना, अपने बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में भेजोगे? ये जितने भी यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, मंच पर सरकारी लोग हैं, नेताजी लोग हैं, सबके बच्चे कहां पढ़ने जाते हैं? सच सच बताइएगा। जितने सरकारी कर्मचारी लोग हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं क्या? उस सरकारी स्कूल में जाकर सर्वे करा लेना। दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर, मजलूम के बेटा बेटी मिड डे मील का खाना खाने के लिए जब मोहताज हैं तो वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। और जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, फिर डीयू जेएनयू जाते हैं और विदेश में पढ़ाई करते हैं। बताओ, ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जहां न मास्टर है, जहां न कोई चीज है, और एक बच्चा वहां के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है जिसको 5 दिन स्कूल जाने के लिए 5 तरह का ड्रेस है, 50-50 हजार रुपए फीस दी जाती है। जब दोनों बच्चे 12वीं पास होकर के खड़े होंगे तो बताओ, दोनों बराबर खड़े होंगे क्या? पैदा होना तय कर देता है कि किसके बेटा बेटी आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। संविधान ने हक दिया था कि गरीब कमजोर के भी बेटा बेटी अच्छी शिक्षा से आगे बढ़ सकें, लेकिन सरकारी शिक्षा बर्बाद हो गई और गरीब कमजोर के बेटा बेटी अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जिसकी जेब में पैसा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से 15 साल पहले जब मैं गया था तो जिस कोर्स की फीस 4000 रुपए थी, आज गूगल करके पढ़ लो, उसकी फीस 40,000 रुपए हो गई है। आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ी क्या? सच सच बताओ, आमदनी बढ़ी क्या? पेट्रोल की कीमत घटी की बढ़ी? डीजल, सिलेंडर, आमदनी, बाकी और कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि राजनीतिक मंच है, लेकिन समझ तो गए ही होंगे। एक दो बात और कह दूं। एक दोस्त था, वो तोता पाले हुए था, तोता। तो तोता गेट पर बंधा रहता था, तो जब उसका एक सबसे परम मित्र आता था
तो तोतवा उसको देख करके कहता था पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया। वो बड़ा नाराज हुआ। फिर अगले दिन आया तो तोता बोला पागल आ गया, पागल आ गया। फिर तीसरे दिन जब तोता बोला तो वो दोस्त अपने दोस्त को बुलाकर कहा, सुनो तुम्हारा तोता बहुत बदमाश है, ये जब मुझको देखता है तो कहता है पागल आ गया, पागल आ गया। तो दोस्त आया तोते के पास, कहा खबरदार, आज से अगर तुमने इसको पागल बोला तो तुम्हारे घर ईडी भेज देंगे। नहीं समझे? और ये हमारे दोस्त हैं, इनको आज से कुछ मत बोलना। दोस्त खुश हो गया और अगले दिन जब वो दोस्त उसके घर आया, दोस्त तोते को देखा, तोता दोस्त को देखा, कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद उसने तोते को देखा, तोते ने इस दोस्त को देखा, कुछ नहीं बोला। जब जाने लगा तो तोता कहा, सुनो समझ तो गई होगी। इसलिए वैचारिक मंच से केवल यही कहने आया हूं इशारे में कि समझ जाना, समय रहते। आखिरी बात कह के शिक्षा वाली बात जो कहनी थी मुझे, वो मैंने आपसे कही है। कलम और किताब बिक गई ना तो पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। ये मेरी बात कहीं नोट करके रख लेना, क्योंकि आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो वो चेतना संपन्न नहीं होंगे, और शिक्षित नहीं होंगे तो उनको पता होगा। भाई आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज कहां कैसे क्या है, इसका विवेक कौन करता है? शिक्षा देती है। ज्योतिबा फूले ने लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए। एक अविद्या ने इतने अत्याचार किए। कलम और किताब बांटने वालों, आप जाकर के घर घर सावित्रीबाई फूले को पढ़ना। स्कूल खोला था दलित बच्चों और लड़कियों को शिक्षा देने के लिए। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने स्कूल में जब पढ़ाने जाती थी तो पिता ने घर से मारकर निकाल दिया। पता है ना, पिता ने घर से निकाल दिया ज्योतिबा फूले को। ज्योतिबा फूले नाराज होकर तपस्या करने नहीं गए थे। ज्योतिबा फूले स्कूल खोलते हैं और सावित्रीबाई फूले जब स्कूल में पढ़ाने जाती हैं तो 2 साड़ी लेकर के जाने को मजबूर होती हैं। नई पीढ़ी के नौजवानों, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे कलम और किताब के लिए हमारे पुरखों ने कितना बलिदान दिया था। वो जब स्कूल में पहुंचती हैं तो वो साड़ी बदलती हैं जो गंदी हो गई थी, तब जाकर के कलम और किताब हमारे हाथ में आया। और जब कलम और किताब आया तब कोई भीमराव अंबेडकर पैदा हुआ, तब कोई मान्यवर कांशीराम पैदा हुआ, तब कोई बीपी मंडल पैदा हुआ। कलम और किताब हाथ में आई तब कोई लक्ष्मण यादव जैसा पैदा हुआ। अगर ये कलम किताब नहीं होती तो हम आपके बीच में कभी नहीं आते। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, आप पहचानो जो कलम और किताब का दुश्मन है वो आपके बच्चों के भविष्य का दुश्मन है। जिसकी चिंता में आपके बच्चों की शिक्षा नहीं है, जिसकी चिंता में आपके बच्चों का रोजगार नहीं है, जिसकी चिंता में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई नहीं है, वो आपके संविधान की हिफाजत नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, बहुत सारी बातें छोड़ देता हूं। ये आखिरी वाक्य और आखिरी पैगाम 2024 की भीम नगरी से अपने इन तमाम भीम के मसीहा के इन तमाम मानने वाले लोगों को, हमारे पुरखे लायक थे तो उनके नाम पर इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आज से 25 साल बाद, आज से 50 साल बाद जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, साहब कि जब तुम थे तो संविधान इतना बचा था, मैं क्या बोलूं। अभी आयोजन समिति के एक आदमी आकर बोले, इस कार्यक्रम को कराने में बड़ी मुश्किल आ रही थी और आपने मदद किया तो कार्यक्रम हुआ। बताइए, बोला कि नहीं? और अब ये बताइए, बाबा साहब का कार्यक्रम कराने में क्यों मुश्किल आ रही थी? भाई, इस कार्यक्रम को तो अपने आप कह देना चाहिए कि नहीं, इससे बढ़िया कार्यक्रम क्या होगा, और आप कार्यक्रम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आई ना मुश्किल। कहीं एक बार याद रखना मेरे देश के लोगों, बड़ी मुश्किल से एक मोहब्बत भरा ये भारत बना है। कभी हिंसा का सहारा मत लीजिएगा। जहां आपको लड़ाने का काम किया जाए वहां चुप हो जाइएगा, क्योंकि हमारे किसी भी पुरखे ने अपने हाथ में
तलवार नहीं पकड़ी, हमारे पुरखों ने कलम पकड़ी थी और आज का सबसे बड़ा हथियार कलम है। इसलिए कलम पकड़ करके कलम की हिफाजत करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए किसी भी तरह की हिंसा हो, लोग लड़ाने आएंगे, लोग आपको झगड़ाने आएंगे, लोग आपको भड़काने आएंगे कि तुम्हारा दुश्मन कौन, समझ रहे हैं ना। इसलिए एक बात को याद रखिएगा कि असली दुश्मन कौन, जो कलम और किताब छीन रहा है। असली दुश्मन कौन, जो आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है। इसलिए आखिरी वाक्य है, बाबा साहब अंबेडकर इतना कर गए कि हम उनकी जयंती मना ले रहे हैं, नहीं तो अग्निवीर तो आ ही गया है। 4-4 साल पे रिटायर होते रहिएगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में 1890 में एक भाषण दिया कि इस देश में जो गरीब कमजोर किसान मजदूर पैसा टैक्स देता है, वो पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। आप भी गूगल करके पढ़ना, अंबेडकर को पूजना नहीं, अंबेडकर को पढ़ना। क्योंकि अंबेडकर अगर मूर्ति में रहते तो मूर्तियों वाले उन्हें मूर्ति तो वहां भी बना देंगे जहां अंबेडकर के सपनों के खिलाफ काम हो रहा है। जब अंबेडकर विचारों में होंगे तब वो जिंदा होंगे। इसलिए उनकी किताबों को घर घर ले जाना और उनसे ये दावा करना कि इस देश को खूबसूरत लोकतंत्र अंबेडकर ने दिया है, इस देश को मोहब्बत का भारत अंबेडकर ने दिया है, इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे। आओ अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए एक बस वादा लेके जाओ कि अंबेडकर में इतना दम था कि हम उनको याद करके सीना तान कर खड़े होते हैं। लेकिन याद रखना, 50 साल 25 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब तुम थे तो संविधान था, जब तुम थे तो सरकारी शिक्षा थी, जब तुम थे तो सरकारी रोजगार था, जब तुम थे तो भारत मोहब्बत और प्यार से रहा करता था। तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए हो जहां कुछ भी नहीं है। मैं क्या जवाब दूंगा, उन पीढ़ियों से आंख कैसे मिलाऊंगा। वो कहेंगे कि पुरखे नालायक थे, वो ऐसा भारत बचा भी नहीं पाए जिसको बनाने में बाबा साहब अंबेडकर के 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए और वो कुर्बानी बाबा साहब अंबेडकर की जाया होने दे रहे। इसलिए एक चिड़िया जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से वहां पहुंच रही है, पेड़ जलने लगा तो सारी चिड़िया उड़ गई, कुछ चिड़िया वहां बैठी थी। एक कवि ने कविता लिखी कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। अंबेडकर को मानने वालों पैगाम सुनना मेरा। उन चिड़ियों ने जवाब दिया कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ। तब जाकर के हम उस पेड़ का कर्ज निभाएंगे। तो वो चिड़िया जंगल की आग में अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी। बाकी चिड़िया हंसने लगी कि तू कितनी नादान है, इतनी बड़ी आग लगी है, तेरे चोंच के एक बूंद पानी से वो आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया का जवाब मेरा आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपने बाबा साहब के इन अनुयायियों के